हे गाइस, माइनिंग एंड पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एमएमआर 1961 का चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 कंबाइंड होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर पूरा का पूरा एक एक रेगुलेशन कंप्लीट किया जाएगा इन दोनों चैप्टर्स में जितना भी आपका दिया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 से, जिसमें कि आपका दिया गया है मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस। ठीक है, मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस के बारे में दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 क्या है? मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस। ठीक है, मतलब आने जाने का रास्ता, आने जाने का रास्ता। ठीक है, अब ये जो आने जाने का रास्ता है, इसमें आपका सबसे पहला रेगुलेशन जो आता है वो आता है रेगुलेशन नंबर 68। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 68। इस रेगुलेशन में आपका क्या दिया हुआ है? इस रेगुलेशन में दिया हुआ है अबाउट द आउटलेट्स, आउटलेट्स आउटलेट्स फ्रॉम अ माइन, फ्रॉम अ माइन। ठीक है, माइंस में से जितने भी आउटलेट्स होते हैं उनके बारे में इसमें आपका डिटेल में दिया हुआ है। रेगुलेशन नंबर 68। एक मिनट। हाँ, अब इसमें बोलता है कि आपका माइंस में किसी भी व्यक्ति को बिलो ग्राउंड वर्किंग्स में तब तक जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक कि वो वर्किंग्स में आपका क्या नहीं प्रोवाइड किया गया हो, कम से कम 2 शाफ्ट वगैरह नहीं प्रोवाइड किए गए हों। ठीक है, जब 2 शाफ्ट होंगे या 2 आउटलेट्स होंगे, ऐसे आउटलेट्स जो कि कहां पर जाएंगे? अप टू द सरफेस। एटलीस्ट क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 आउटलेट्स। ठीक है, कम से कम 2 आउटलेट्स आपको देने हैं। कहां तक देने हैं? सरफेस तक। मतलब बाहर निकलने के 2 रास्ते हो तभी आप बिलो ग्राउंड माइंस में किसी को जाने के लिए अलाउ करेंगे, है ना, अदरवाइज किसी को नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पर जाने का। ठीक है, with which every lode, reef, vein or mineral bed or deposit or section thereof for the time being at work has a communication so as to afford separate means of ingress and egress for to the persons employed therein। तो अब यहाँ पर क्या होगा? 2 आउटलेट्स अगर आप दे रहे हो तो 2 आउटलेट्स का मेन मकसद क्या है? एक आउटलेट होगा फॉर द पर्पस ऑफ इनग्रेस, ठीक है, अंदर जाने के लिए, और दूसरा आउटलेट होगा फॉर द पर्पस ऑफ इग्रेस, बाहर आने के लिए। ठीक है, तो इनग्रेस मतलब अंदर जाना और इग्रेस मतलब बाहर आना। ठीक है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये हो गया कि भाई आपका 2 आउटलेट, और दोनों आउटलेट ऐसे होने चाहिए कि एक में जाने का रास्ता हो, एक में बाहर आने का रास्ता हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका ये बोलता है कि विच डू नॉट हैव सरफेस ओपनिंग इन द सेम बिल्डिंग। इनका ओपनिंग 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 जो है इनकी शैल नॉट बी इन द सेम बिल्डिंग। ठीक है, नॉट बी इन सेम बिल्डिंग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, एक ही बिल्डिंग में दोनों को बाहर नहीं निकालना है। विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ अंडर द सोल कंट्रोल ऑफ मैनेजर। और ये जो दोनों आउटलेट्स आप बना रहे हो, ये जो 2 आउटलेट्स आप निकाल रहे हो, ये किसके कंट्रोल में होगा? ये मैनेजर के कंट्रोल में होगा। तो इतनी बात ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहला तो किसी भी व्यक्ति को बिलो ग्राउंड माइंस में जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक कि आपके 2 आउटलेट्स ना हो। 2 आउटलेट्स आपके इस प्रकार से होने चाहिए कि वो सरफेस तक जाने का रास्ता देते हो, प्लस इसके साथ ही एक इनग्रेस के लिए यूज होगा, वहीं दूसरा वाला इग्रेस के लिए यूज होगा। अवेल कम्युनिकेशन वहां पे एस्टेब्लिश किया जाएगा कि कम्युनिकेट किया जा सके। इसके साथ ही तीसरी चीज याद रखनी है कि ये सेम बिल्डिंग में ये इनकी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, अलग अलग बिल्डिंग्स में इनकी ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये भी एक चीज बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि एक ही मैनेजर के अंडर में 2 आउटलेट्स नहीं है, एक ही मैनेजर के अंडर में 2 आउटलेट्स नहीं है, तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए? आपको जो है तो अगर आप चाहे कि भाई
अंदर जाने के लिए परमिशन दे दे, बिलो ग्राउंड में बिलो ग्राउंड माइंस में वर्कर्स को काम करने का परमिशन दे दे, तो उस केस में किससे परमिशन लेना पड़ेगा? चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेकर आप यह काम कर सकते हैं। कौन सी केस है? ये वह केस है व्हेन व्हेन when outlets are not are not under सेम मैनेजर, एक ही मैनेजर के अंडर में अगर आपके आउटलेट्स नहीं है तो उस केस में आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? वर्कर्स को अंडरग्राउंड में काम करवाने के लिए आपको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब आउटलेट्स मान लीजिए आपका क्या है? शाफ्ट है, ठीक है भाई, शाफ्ट है, ऐसा आउटलेट है जहां पे वर्कर्स असेंड और डिसेंड करते हो, मतलब अंदर बाहर आते जाते हो, ऊपर नीचे आते जाते हो, इस प्रकार के अगर आउटलेट्स है। तो अगर आपके शाफ्ट है, क्या है, अब अगर आपके पास वर्टिकल शाफ्ट है एंड शाफ्ट की डेप्थ अगर कितनी है? मोर देन 60 मीटर, मोर देन 60 मीटर डेप्थ ऑफ शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट का डेप्थ 60 मीटर से अधिक है एंड प्लस ये शाफ्ट कैसा है? एक वर्टिकल शाफ्ट है, वर्टिकल शाफ्ट है और इसमें वर्कर्स असेंड और डिसेंड करने का काम करते हैं, है ना। तो एवरी यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराना है? हमें यहाँ पर अंदर बाहर आने जाने के लिए वाइंडिंग इंजन प्रोवाइड कराना है। अब वाइंडिंग इंजन जो है तो आपका लगातार बेसिस पे इसको कॉन्स्टेंटली क्या करना है? मेंटेन करना है, ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन करके फिर इसे रेगुलर बेसिस पे क्या करना है? मेंटेन करना है, ताकि जब वो हर वक्त अवेलेबल रहे इस्तेमाल करने के लिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आता है कि ये वाइंडिंग इंजन आपने जो सेटअप किया है ये सुटेबल है या नहीं है, तो आप इसके लिए चीफ इंस्पेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपके आउटलेट्स कैसे हैं, अगर आपका शाफ्ट कैसा है? शाफ्ट इज नॉट वर्टिकल, नॉट वर्टिकल, ठीक है, शाफ्ट आपका ऐसा है कि भाई वो एकदम वर्टिकल नहीं है, बट उसकी जो डेप्थ है, बट डेप्थ इज डेप्थ इज मोर देन 60 मीटर, 60 मीटर से अधिक डेप्थ है, तो उस केस में आपको वहां पर वाइंडिंग इंजन इंस्टॉलेशन के लिए, वाइंडिंग इंजन इंस्टॉलेशन के लिए कौन बोल सकता है? कौन बोलेगा? यहाँ पर रीजनल इंस्पेक्टर बोल सकता है, अगर वो चाहे तो, कि भाई साहब आप यहाँ पर वाइंडिंग इंजन का इंस्टॉलेशन करिए, ठीक है। तो आपका शाफ्ट अगर 60 मीटर से ज्यादा गहराई पर है और वर्टिकल नहीं है, तो उस केस में आप रीजनल इंस्पेक्टर जो है तो आपको बोल सकता है कि भाई साहब आप अपने माइंस में सेटअप करिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा, आपको शाफ्ट में एक वॉकेबल ठीक है, अब दूसरा चीज आपका बोलता है कि अगर आपका शाफ्ट कैसा है? अनवॉकेबल शाफ्ट है, मतलब आप उसमें पैदल नहीं चल सकते हो भाई साहब, शाफ्ट ऐसा है, अनवॉकेबल है। तो शाफ्ट अगर अनवॉकेबल है तो उसमें क्या प्रोवाइड कराना है? लैडर्स प्रोवाइड कराना है। क्या प्रोवाइड कराने को बोल रहा है? लैडर्स प्रोवाइड कराने को बोल रहा है, अगर शाफ्ट कैसा है? अनवॉकेबल शाफ्ट है अगर आपका, ठीक है। अब यहाँ पे लैडर्स प्रोवाइड करा दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप यहाँ पर वाइंडिंग इंजन का इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर भी आपको वाइंडिंग इंजन का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस, ठीक है, मतलब कि क्या बोलता है कि भाई ऊपर नीचे ले जाने के लिए जो अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस है, उसके अलावा आपको लैडर्स प्रोवाइड कराने हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करने को बोल रहा है। अब यहाँ पर आपका बोल रहा है कि दूसरा चीज आपका बोल रहा है कि अगर आप लैडर्स प्रोवाइड करा ही रहे हो तो आफ्टर एवरी 9 मीटर इंटरवल, 9 मीटर इंटरवल आपको क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा? भाई एक व्यक्ति अगर सीढ़ी चढ़ता है और भाई शाफ्ट तो 60 मीटर से ज्यादा लंबी की शाफ्ट है और वो सीढ़ी चढ़ रहा है, तो वो थक ना जाएगा? पता चला थक के इतना थक गया कि हाथों दर्द देने लगे, तो वो वहां से नीचे गिर गया,
ठीक है। दूसरा चीज आप बोलोगे कि अरे सर 9 मीटर में तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, इतनी जल्दी थोड़ी कोई थकता है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन जब आप ज्यादा लंबाई तक काम करोगे, पैदल चलोगे, चढ़ने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी, तब ये एक एक मीटर आपको क्रॉस करने के लिए बड़ा कठिनाई होता है। तो वही बोल रहा है कि हर 9 मीटर के इंटरवल पर आप क्या प्रोवाइड कराइए, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराइए। उस प्लेटफॉर्म पे लोग बाग क्या करेंगे, अपना रेस्ट कर सकते हैं, जब उन्हें कंफर्टेबल फील हो तो वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा चीज आपका बोलता है कि दो शाफ्ट के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सरफेस पर मैंने ये एक शाफ्ट बनाया, दूसरा शाफ्ट ये बनाया, ठीक है। अब मेरे दो आउटलेट्स हैं, तो इन दोनों आउटलेट्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15 मीटर इनकी दूरी होनी चाहिए। सीएमआर में यही चीज को कितना कर दिया गया है, 13.5 मीटर कर दिया गया है घटाकर, लेकिन एमएमआर में आज भी इसको 15 मीटर रखा गया है कि ये दो आउटलेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 15 मीटर कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। जो वॉकेबल पैसेज है शाफ्ट और इंक्लाइन को कनेक्ट करने के लिए, अब देखिए ये होता क्या है जनरली कि अगर मेरे दो शाफ्ट है, ठीक है, ये एक शाफ्ट हो गया, ये एक शाफ्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है ये दोनों शाफ्ट में आपका एक इनटेक होगा, एक रिटर्न होगा, एक इनटेक होगा, एक रिटर्न होगा, एक डाउनकास्ट और एक अपकास्ट शाफ्ट। अब इन दोनों शाफ्ट को मुझे कनेक्ट करना है, तो इन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए मैं एक वॉकेबल पैसेज बनाऊंगा, ठीक है। एक वॉकेबल पैसेज बनाऊंगा इन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। ये वॉकेबल पैसेज जो होगा ये क्या कहलाता है, पास बाय। क्या कहलाता है, पास बाय। पास बाय। अब इस पास बाय का डायमेंशन कितना है, इस पास बाय का डायमेंशन कितना है, 1.8 मीटर एंड 1.5 मीटर इसका डायमेंशन होगा। तो ये चीजों का ध्यान में रखना है कि भाई अगर कहीं पर मैं शाफ्ट वगैरह का इस्तेमाल कर रहा हूं तो दो शाफ्ट को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ द इंस्पेक्शन। एंड जब मैं उन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करूंगा तो उस केस में मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन दोनों को एक वॉकेबल पैसेज से जोड़ना है जिसे पास बाय कहा जाता है। 1.8 मीटर से 1.8 मीटर उसकी हाइट होगी, है ना, इससे कम उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, और उसकी विड्थ 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ये बोलता है कि भाई आपका जो भी आउटलेट आप बनाते हो, ठीक है, उस आउटलेट में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है कि इस रेगुलेशन के आने के पहले, बिफोर दिस रेगुलेशन दो आउटलेट्स के बीच की दूरी 15 मीटर से कम हो सकती है, ठीक है। ऐसे भी आउटलेट्स हो सकते हैं जिनके बीच की दूरी लेस देन 15 मीटर है। भाई आपका रेगुलेशन तो बोल दिया कि 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए डिस्टेंस, लेकिन इस रेगुलेशन के आने के पहले भी तो माइंस चल रही थी, काम तो चल ही रहा था, तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको बोल रहा है कि दो आउटलेट्स के बीच की दूरी 15 मीटर से कम हो सकती है। बट यहां पर एक चीज और भी बोला कि इन नो केस it shall be less than 6 मीटर, है ना। लेकिन किसी भी हालत में 6 मीटर से कम इनके बीच की दूरी नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आपका बोलता है कि शाफ्ट में सिर्फ लिमिटेड व्यक्तियों को ही एंटर किया जाएगा, ठीक है। अगर दो आउटलेट्स के बीच का दूरी इफ द connection between the two outlets has to be maintained or for the purpose of repair of dangerous parts of clearing obstructions, ठीक है। आउटलेट्स में आपका जब एंट्री कराया जाता है, मतलब कि किसी भी शाफ्ट में आप जाओगे, अंदर जाओगे काम करने के लिए, तो आपका उस केस में बोलता है whenever the connection between two outlets which are required to be maintained has been obstructed or found dangerous, ठीक है। अब जब आपका आउटलेट कैसा है भाई, उसमें किसी प्रकार का खतरा पाया गया है, ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को उस आउटलेट में जाने का परमिशन दिया जाएगा, उस शाफ्ट में जाने का परमिशन दिया जाएगा, जो कि सिर्फ क्या करेंगे, उस ऑब्स्ट्रक्शन को साफ करने का काम करेंगे और उसे रिपेयर करने का काम करेंगे, ठीक है, रिपेयर द डेंजरस पार्ट्स और ऑफ द कनेक्शन, और टू मेक अ न्यू सेकंड आउटलेट, ठीक है, या फिर एक नया आउटलेट बनाएंगे दूसरा,
ठीक है, जो भी होगा। तो वहां पर आपका जब तक कि नया कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है या नया आउटलेट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तब तक किसी भी वर्कर को जाने की परमिशन नहीं दिया जाएगा। द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू द शाफ्ट्स एंड शैल नॉट अप्लाई। अब ये जो रेगुलेशन है ये कहां पर अप्लाई नहीं होगा, है ना, ये रेगुलेशन नंबर 68, रेगुलेशन नंबर 68 कहां पर अप्लाई नहीं होगा, ये कहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो शाफ्ट सिंकिंग के केस में ऐसे शाफ्ट जिसका सिंकिंग हो रहा हो तो उस वाले में अप्लाई नहीं होता है, शाफ्ट सिंकिंग के केस में अप्लाई नहीं होगा। टू एनी वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर शाफ्ट और आउटलेट्स। दूसरा, किसी भी ऐसे वर्किंग में ये अप्लाई नहीं होगा जहां पर दो शाफ्ट या आउटलेट्स को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। टू एनी वर्किंग फॉर द सोल पर्पस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रूविंग मिनरल्स so long as not more than 20 persons are employed below ground at any one time in the whole of the working below ground in connection with a single shaft or outlet। ठीक है, तीसरा चीज ऐसी जगह पर भी अप्लाई नहीं होता है, तीसरा चीज ऐसी जगह पे भी अप्लाई नहीं होता है जहां पे सिंगल शाफ्ट आप ऑपरेट कर रहे हो, सिंगल शाफ्ट में आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, एंड वहां पर सिंगल शाफ्ट है प्लस उसके साथ आप काम क्या कर रहे हो वहां पे, फाइंडिंग फाइंडिंग मिनरल्स, मिनरल्स पाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि शाफ्ट सिंकिंग के केस में आप नहीं करोगे, ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता शाफ्ट सिंकिंग के केस में। तो शाफ्ट सिंकिंग के केस में आपका सिंगल शाफ्ट है और आप वो सिंगल शाफ्ट का सिंकिंग कर रहे हो, क्या पता करने के लिए कि भाई मेरा मिनरल मिल जाए। अब मिनरल जब तक नहीं मिल जाता तब तक तो आप काम करवाते रहोगे ना, तो उस केस में आपका मैक्सिमम 20% को आप बिलो ग्राउंड भेज सकते हो या काम करने के लिए, ठीक है, ताकि जब तक मिनरल नहीं मिल जाता है तो वहां पर आपके ये वर्कर्स जाके उसको ढूंढने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये प्रोवाइड करा दिया है कि भाई आपका कहां पर ये रेगुलेशन लागू नहीं होता है। तीसरा, इसके बाद अगर अगला चीज आपका बोलता है कि भाई एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब दोनों ही तरफ से क्या कर सके, बोल सके, दोनों ही तरफ से सुन सके, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस इज द वन वे कम्युनिकेशन दैट वी आर मेंटेनिंग राइट नाउ। यहाँ पे हमारा एक वन वे कम्युनिकेशन है, मैं बस आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो लेकिन आप नहीं बता पा रहे हो, हाँ बता पाते हो लेकिन सिर्फ कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अगर मेरे पास यहीं पे वॉकी टॉकी होता और मैं आपसे बात कर रहा होता, आप मुझसे बात कर रहे होते, मुझे रिप्लाई दे रहे होते, तो वो कहलाता है टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम आपको अपनी माइंड्स में शाफ्ट में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अगर आपका शाफ्ट काम कर रहा है तो। ठीक है, अब कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा हो सकता है, ये आपका वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, जो आपको सुटेबल लगे वो कम्युनिकेशन सिस्टम आप प्रोवाइड करा दीजिए। वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका आ जाता है टेलीफोन और वहीं पे आपका वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में आ जाता है वॉकी टॉकी। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद अगला रेगुलेशन आता है रेगुलेशन नंबर 69, रेगुलेशन नंबर 69, रेगुलेशन नंबर 60, यहां तक ठीक है सभी को। रेगुलेशन नंबर 69 में क्या बोलता है, वर्किंग वर्किंग शाफ्ट्स शाफ्ट्स एंड विंजेस। ठीक है, वर्किंग शाफ्ट एंड विंजेस में मतलब कि ऐसे शाफ्ट जो जिनका सिंकिंग हो रहा है, ठीक है, या फिर वैसे विंज जिनको बनाया जा रहा है, उनकी बात करता है कि उसमें क्या करना है। तो उसमें सबसे पहला तो आपको क्या प्रोवाइड कराना है, लाइटिंग की व्यवस्था करनी है। ठीक है, लाइटिंग,
लाइट वाइट लगा दो यार, तभी तो काम करवाएंगे, तभी तो सिंकिंग का काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक आपका शाफ्ट सिंकिंग चल रहा होता है तो आपको क्या प्रोवाइड कराना है, वहां पे परमानेंट लाइनिंग प्रोवाइड कराना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका एक शाफ्ट सिंकिंग का काम चल रहा है। अब शाफ्ट सिंकिंग के काम में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे यूज हो रही है वो है फेंसिंग। ये आपका फेंसिंग किया हुआ है, ठीक है, ये फेंसिंग किया हुआ है। दूसरा चीज आपका ये देखिए, ये आपका शाफ्ट है जो कि आपका बनाया गया जा रहा है, एक्सकवेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें अब क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसमें लाइनिंग प्रोवाइड की जा रही है। लाइनिंग इन द सेंस कि इसकी छपाई की जा रही है। छपाई करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, ये इस प्रकार के रॉड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि घर में होता है, और कंक्रीट आरसीसी यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ लाइनिंग द शाफ्ट। शाफ्ट को लाइनिंग प्रोवाइड कराने के लिए आपका क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर आरसीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक प्रकार का कैसा लाइनिंग है, ये एक प्रकार का परमानेंट लाइनिंग होता है। परमानेंट लाइनिंग, परमानेंट लाइनिंग। अब यार परमानेंट लाइनिंग प्रोवाइड कराना क्या पॉसिबल हो पाता है? भाई स्टार्टिंग में ही परमानेंट लाइनिंग प्रोवाइड कराना देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। शाफ्ट सिंकिंग करोगे, शाफ्ट सिंकिंग जब करोगे तो वहां पे आप जब लाइनिंग करते हो, ठीक है, तो आप आपका कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है ना, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ऐसे आपने शाफ्ट ऐसे एक्सकवेट कर रहे हो, ठीक है, अब आपके वर्कर्स यहाँ पे इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जब लाइनिंग प्रोवाइड करा दोगे, इस प्रकार से लाइनिंग बढ़िया एकदम अच्छे से प्रोवाइड करा दोगे, तो आप यहाँ पे तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करोगे। जब ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करोगे तो ये चीजों में क्रैक्स डेवलप होगा, तो अगर लाइनिंग होगा यहाँ पे आसपास तो लाइनिंग में भी क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, तो ये लाइनिंग तो आपकी डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है परमानेंट लाइनिंग और शाफ्ट के बॉटम के बीच में। वो डिस्टेंस आपका बोल रहा है कि आप प्रोवाइड करा के रखिए, लेकिन ये डिस्टेंस कभी भी कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूं कि आपने यहां तक परमानेंट लाइनिंग प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस, ये आपका शाफ्ट बॉटम हो गया, शाफ्ट बॉटम हो गया, तो ये डिस्टेंस आपका कभी भी 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका एक इसने बैरियर लगा दिया है आपके ऊपर। क्या बैरियर लगा दिया कि भाई आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, लेकिन कुछ होशियार लोग होंगे जो कि बोलेंगे कि अरे छोड़ो ना यार, इसने कोई बैरियर तो लगाया नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करने को बोल दिया है, तो एक काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डेप्थ तक चले जाते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट लाइनिंग करते रहेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर आपने डेप्थ को इंक्रीज कर दिया है ना, तो यहां पर ये मान लीजिए इतना डेप्थ कर दिया, 6 मीटर से अधिक का डेप्थ कर दिया। अब इतनी जमीन कभी भी धंस सकती है, कभी भी धंस सकती है। क्यों? क्योंकि आपने किसी प्रकार का लाइनिंग तो प्रोवाइड कराया नहीं है। तो अगर आपने लाइनिंग नहीं प्रोवाइड कराई है तो ये धंसने के चांस रहते हैं। जो वर्कर होंगे वो दब के वहां पर दब सकते हैं, या फिर उनको इंजरी हो सकती है, पत्थर गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ज्यादा हाइट से जब पत्थर गिरेगा तो हेलमेट में भी छेद करके अंदर चला जाएगा। तो इसलिए आपको बोलता है कि भाई ये जो गैप है ये कभी भी 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, इतना कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, अगर आप, चलो ठीक है, ये भी अगर आपको मंजूर नहीं है, ठीक है, अगर आपको ये चीज भी मंजूर नहीं है, तो उस केस में आपको बोलता है कि आप एक और काम कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये एक छोटा सा गैप मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, परमानेंट लाइनिंग को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो दूसरा चीज आपका ये बोलता है कि अगर मान लीजिए आपको परमानेंट लाइनिंग नहीं प्रोवाइड कराना चाह रहे हो, चलो ठीक है, नहीं प्रोवाइड कराना है आपको, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप वहां पर एक टेम्पररी लाइनिंग तो प्रोवाइड करा सकते हो। टेम्पररी लाइनिंग में आप क्या करोगे, वहां पर आप जो है तो लकड़ी के पटरे लगा दोगे, ठीक है, क्लैंप लगा दोगे, तो वो टेम्पररी लाइनिंग के रूप में काम करेंगे। तो टेम्पररी लाइनिंग के केस में ये जो 6 मीटर का डिस्टेंस था, अब ये बढ़कर 20 मीटर हो जाता है, कि आपको अब छूट मिल गई है ज्यादा, कि भाई आप चलो, अब आपका जो परमानेंट लाइनिंग और शाफ्ट बॉटम के बीच का गैप है वो आप 20 मीटर तक मेंटेन कर सकते हो, अगर आप टेम्पररी लाइनिंग का इस्तेमाल कर रहे हो तो। ठीक है,
अब ऐसे जितने भी शाफ्ट जिसमें कि वर्कर्स को रेज और लोअर किया जाता है, उसमें बोलते हैं कि भाई आपको वाटर गार्लेंड्स प्रोवाइड कराना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर गार्लेंड्स? वाटर गार्लेंड्स का काम क्या होता है कि इन केस जैसे कि ये मेरा शाफ्ट मैंने बना तो दिया है ना, शाफ्ट तो बना दिया, लेकिन अब इस शाफ्ट के ऊपर चारों तरफ से वाटर का प्रेशर आ रहा है, वाटर का इसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है। अब इस प्रेशर को रेजिस्ट कर पाएगा क्या? ये नहीं कर पाएगा। भले कंक्रीट है तो क्या हुआ, वहां पर पानी का प्रेशर जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये इसको तोड़ के बाहर आ जाएगा, है ना, तो डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए आपने क्या प्रोवाइड करा दिया, छोटे छोटे होल्स प्रोवाइड करा दिए यहाँ पे। ये छोटे होल्स का काम क्या होता है, यहाँ इनको बोलते हैं वीप होल्स। क्या कहा जाता है? वीप होल्स। ऐसे होल्स जो शाफ्ट में आप प्रोवाइड कराते हो टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन द शाफ्ट लाइनिंग, परमानेंट लाइनिंग, दैट होल्स आर कॉल्ड वीप होल्स। अब इन वीप होल्स में से पानी बहकर कहाँ जाता है? वाटर गार्लैंड। वाटर गार्लैंड क्या होता है कि एक शाफ्ट में चारों तरफ आप क्या लगा दो, आप एक छज्जा टाइप से बना देते हो, है ना, इसके चारों तरफ शाफ्ट के एक छज्जा टाइप से बना देते हो कि पूरा पानी वीप होल से निकल के आएगा तो उसमें गिरेगा। ठीक है, फिर वहां से वो भी वाटर गार्लैंड आपका किससे कनेक्टेड रहेगा? एक पाइप से कनेक्टेड रहेगा। वो पाइप आपका सीधे बॉटम तक जाता है, शाफ्ट के बॉटम तक जाएगा और संप में आपका पूरा का पूरा पानी डिस्चार्ज कर देगा। तो एक तो पानी का फ्री फ्लो नहीं हो पा रहा है वीप होल से, है ना, कि बहुत ऊंचाई से पानी गिर रहा है या कुछ भी, तो पूरा शाफ्ट भी आपका साफ सुथरा है भाई, क्योंकि पानी लगातार अगर बहता रहेगा तो क्या दिक्कत आएगी? काई जम जाएगी, उसका मेंटेनेंस कर पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने वाटर गार्लैंड प्रोवाइड किया जो कि पाइप से कनेक्टेड रहता है टू द शाफ्ट बॉटम टू द सम्प। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कराना जरूरी है। ठीक है, अब आपका जो संप तक अगर आप पहुंच ही गए हैं तो और आगे देख लेते हैं कि भाई संप में क्या करना है। ये देखिए, ये एक प्रकार की टेम्पररी लाइनिंग है। ठीक है, ये जो प्रोवाइड किया गया है ना, ये एक प्रकार का टेम्पररी लाइनिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ये आपका शाफ्ट देख पा रहे हो किस तरीके, कितना खतरनाक सीन क्रिएट होता है यहाँ पर, है ना। तो जब आपका संप है वहां पर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए संप में। ठीक है, संप शैल बी केप्ट क्लीन, फ्री फ्रॉम फ्री ऑफ लूज मटेरियल्स, टूल्स और डेब्रिस। संप में किसी प्रकार का मटेरियल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं रेगुलेशन नंबर 70 पर। रेगुलेशन नंबर 70, रेगुलेशन नंबर 70 ये किस चीज के बारे में बात करता है? फेंसिंग एंड गेट एट आउटलेट्स। फेंसिंग्स एंड गेट्स एट आउटलेट्स। आउटलेट्स में जो फेंसिंग्स और गेट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर ये बात करता है। ठीक है, अब फेंसिंग्स एंड गेट्स, अब देखिए भाई, कोई भी आएगा कुएं में गिर जाएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। गांव वगैरह में जैसे कुएं बना के रखते हैं, बीच खेत में बना दिए कहीं भी, और उसके चारों तरफ फेंसिंग नहीं करते। बहुत बार ऐसे होते हैं कि जानवर वगैरह जाके गिर जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को इस चीज को अवॉइड करना है। इसीलिए देखा होगा कि बहुत सी जगह पर कुएं के बीच में चारों तरफ क्या बना के रखते हैं, चबूतरा टाइप से बना के रखते हैं। उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है कि कोई भी आते पैदल चलते चलते या ऐसे ही उसके अंदर ना गिर जाए, उससे बचाव के लिए उसको बनाया जाता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी हम भी क्या प्रोवाइड कराएंगे? फेंसिंग प्रोवाइड कराएंगे। फेंसिंग जब आप प्रोवाइड कराते हो तो जितने भी शाफ्ट है, आपका सीधे सीधे बोलता है कि जितने भी शाफ्ट आप बनाते हो या जितने भी एंट्रेंसेस आप माइंस में जाने के लिए बनाते हो, उन सभी एंट्रेंसेस में आपका फेंसिंग प्रोवाइड कराना है चारों तरफ उसके आउटलेट के, ताकि कोई भी इनएडवर्ट एक्सीडेंटली उसमें न गिरने पाए। ठीक है, और कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द मूविंग पार्ट ऑफ द होस्टिंग इक्विपमेंट, या फिर जो शाफ्ट का होस्टिंग इक्विपमेंट है उसके मूविंग पार्ट्स के कांटेक्ट में न आने पाए। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या प्रोवाइड कराना है? हमें फेंसिंग प्रोवाइड कराना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये चारों तरफ एक फेंसिंग प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये हो जाता है शाफ्ट। अब शाफ्ट में ये चीज क्या है? ये आपका हेडगियर कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हेडगियर। हेडगियर ये आपका कहला जाता है हेडगियर पुली। हेडगियर पुली।
हेडगियर पुली इसको बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका अरेंजमेंट हेडगियर कहलाता है, ठीक है, जिसमें कि वाइंडिंग रोप्स वगैरह सब कुछ होते हैं, ठीक। तो ये आपका एक प्रकार का पूरा अरेंजमेंट होता है। अब इसके मूविंग पार्ट्स के कांटेक्ट में कोई भी आपका ना आने पाए, इससे बचाव के लिए भी आपको क्या प्रोवाइड कराना है, फेंसिंग प्रोवाइड कराना है, ठीक है। दूसरा, ये तो बात हुई शाफ्ट की कि भाई फेंसिंग प्रोवाइड करा दिए, लेकिन वहीं पर अगर मैं पूछूं कि भाई इनको इंक्लाइन है, वॉकेबल पैसेज है थ्रू द बिलो ग्राउंड, तो उस केस में क्या प्रोवाइड कराना है, तो उस केस में आपको गेट्स लगाने हैं, ठीक है। अब गेट्स जो है, तो अगर आपका उन गेट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति बिलो ग्राउंड में नहीं है, तो उस केस में उन गेट्स को आपको बंद करके रखना है, उनमें ताला मार के रखना है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है अंडरग्राउंड में, तो वहां पर एक गार्ड बैठा के रखिए, या फिर आपका बॉडी चेकर वहां पे बैठा रहता है, जो कि एज अ गार्ड भी वहां पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन नंबर 71। इतना ही था। रेगुलेशन नंबर 71 में क्या बोलता है, आउटलेट्स फ्रॉम माइन पार्ट्स, क्या बोलता है, आउटलेट्स फ्रॉम माइन पार्ट्स, ठीक है। माइन पार्ट्स में से, माइंस के अलग अलग पार्ट्स में से आउटलेट की बात करता है, ठीक है। तो आपका जितने भी एवरी पार्ट ऑफ अ माइन शैल वेयर प्रैक्टिकल बी प्रोवाइडेड विद एट लीस्ट टू वेज अफोर्डिंग मींस ऑफ इग्रेस टू द सरफेस, ठीक है। अब ठीक है, तो बोलता है कि इफ प्रैक्टिकेबल, इफ प्रैक्टिकेबल, ठीक है, कि अगर पॉसिबल है तो कम से कम 2 आउटलेट आपको प्रोवाइड कराने हैं फॉर इग्रेस टू द सरफेस। सरफेस तक जाने के लिए कम से कम 2 आउटलेट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं माइंस के हर एक हिस्से से, अगर प्रैक्टिकेबल है तो। अब अगर आपको इस बात का डाउट होता है कि भाई मेरा ये जो बोला गया है कि भाई प्रैक्टिकेबल है, कि तो करो, 2 आउटलेट प्रोवाइड कराओ, तो अगर आपको इस पे भी डाउट होता है कि भाई प्रैक्टिकेबल है या नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा साहब, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे जाके चीफ इंस्पेक्टर से पूछ लो, वो आपको बता देंगे कि भाई प्रैक्टिकेबल है या नहीं है ना। जाओ पूछ के देखो तो बताएंगे, है ना। तो बाहर आने के 2 रास्ते, ये याद रखिएगा, नॉट इनग्रेस, ये इनग्रेस नहीं है, अंदर जाने का रास्ते का बात नहीं कर रहा है, ये कौन सा बात कर रहा है, बाहर जाने का रास्ता, इग्रेस की बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन नंबर 72, रेगुलेशन नंबर 72, ठीक है। इस रेगुलेशन में क्या दिया हुआ है, रेगुलेशन नंबर 72, रेगुलेशन नंबर 72 में दिया है पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ आउटलेट्स, आउटलेट्स का पीरियोडिक एग्जामिनेशन, ठीक है। तो रेगुलेशन नंबर 68 के अनुसार जो भी आपने आउटलेट प्रोवाइड कराए हैं, या फिर जो भी आपने शाफ्ट वगैरह प्रोवाइड कराए हैं, उनका एक पीरियोडिक एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो पीरियोडिक एग्जामिनेशन कितने दिन में होना है, ये आपको बताता है। तो अगर बात करूं कि जितने भी शाफ्ट इंक्लाइन है, एवरी, नंबर 1, एवरी शाफ्ट, शाफ्ट इंक्लाइन, इंक्लाइन और अदर आउटलेट्स, और अदर आउटलेट्स, ठीक है। तो उस केस में 7 डेज में एक बार, ठीक है, 7 दिन में एक बार आपको जो है तो क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन आपका बोलता है कि अगर आपका आउटलेट कैसा है, मैकेनाइज्ड आउटलेट है, कैसा है, मैकेनाइज्ड आउटलेट,
ठीक है। अगर आपका आउटलेट कैसा है, मैकेनाइज्ड है, तो उस केस में भी आपका बोलता है कि आप 7 दिन में एक बार क्या करेंगे, एवरी 7 डेज, हर 7 दिन में आपको क्या करना है, आपको उसका इंस्पेक्शन करना रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई आउटलेट ऐसा पाया गया कि भाई उसमें किसी प्रकार का खतरा है, कोई डेंजर है, एक्सीडेंट हो सकता है, रूफ फॉल हो सकता है, तो उस केस में उस आउटलेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एयर का पैसेज के लिए यूज करना चाहिए, है ना। मतलब कि हवा को पास कराने बस के लिए इस्तेमाल करना, उसके अलावा वर्कर्स के आने जाने के लिए इस्तेमाल उसका नहीं करना है, पहली चीज। दूसरा, ये एग्जामिनेशन कौन करेगा, ये इंस्पेक्शन किसके द्वारा होगा, ये इंस्पेक्शन होता है फोरमैन के द्वारा। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये इंस्पेक्शन कौन करेगा, फोरमैन के द्वारा किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8, 8वें चैप्टर में आपका क्या दिया हुआ है, लैडर्स एंड लैडरवेज। ठीक है, सीढ़ियां और सीढ़ियां के जो रास्ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो रेगुलेशन नंबर 73, जिसमें कि आपका प्रोविजन ऑफ लैडरवेज दिया हुआ है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ लैडरवेज आपका दिया हुआ है। तो हर एक शाफ्ट या विंज, इवन की वो शाफ्ट और विंज जो इनमें सिंकिंग हो रहा है, मतलब कि शाफ्ट सिंकिंग का केस हो या नॉर्मल एक शाफ्ट जो ऑलरेडी बन चुका है उसका केस हो, जहां पर इनका इंक्लिनेशन, अगर इनका शाफ्ट का इंक्लिनेशन, इफ, है ना, इंक्लिनेशन ऑफ शाफ्ट इज मोर देन 25 डिग्रीज, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या प्रोवाइड कराना है, शाफ्ट और विंज में आपको जो है तो एक लैडर वे प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो कहां से कहां तक लैडर प्रोवाइड कराएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट के टॉप से लेके बॉटम तक आपको क्या प्रोवाइड कराना है, आपको सीढ़ियां प्रोवाइड करानी है। Provided that in the case of shaft or winch in the course of Binsanga, the ladderway must be provided to within such distance not exceeding 20 meters from the bottom as to secure it from danger from blasting operation, ठीक है। अब आपका जो है तो क्या बोला जा रहा है कि लैडर वे और शाफ्ट के बॉटम के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 20 मीटर्स, ठीक है। जनरली आपका बोल रहा है कि शाफ्ट के बॉटम तक लैडर वेज प्रोवाइड कराइए, सीढ़ियां बनाइए, लेकिन अगर आपका सीढ़ियां नहीं बना पाते हो, ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि भाई आप एक गैप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि देखिए ब्लास्टिंग के कारण क्या हो सकता है कि वो डैमेज हो सकता है लैडर वे, तो उसको ब्लास्टिंग के कारण डैमेज होने से बचाने के लिए क्या बोल रहा है कि आप लैडर वेज प्रोवाइड कराइए, बट आप उस केस में शाफ्ट बॉटम से उसकी डिस्टेंस कुछ मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस कभी भी आपका 20 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। Distance of ladder shall not be more than 20 meters from the shaft bottom, or you can say ladder shall be provided within 20 meters of the shaft bottom। दूसरा ये भी कह सकते हो कि आपका पहला चीज तो ये बोल रहा है कि भाई डिस्टेंस कभी भी 20 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा केस ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि आपका शाफ्ट बॉटम के 20 मीटर के भीतर सीढ़ियां बनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का एग्जामेशन चाहिए तो आप चीफ इंस्पेक्टर से जाके बोल सकते हैं कि साहब एग्जामेशन दे दीजिए, छूट दे दीजिए, तो वो हो सकता है कि दे दे, ठीक है।
अब जितने भी वर्किंग प्लेसेस हैं वहां पर आपको क्या प्रोवाइड कराना है, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराना है, या फिर कोई ऐसा फुटहोल्ड प्रोवाइड कराना है जो कि आपका लैडर्स में चढ़ने उतरने में मदद कर सके, है ना। तो आप चाहे तो खड़े हो सके, इस तरीका होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 74 आपको क्या बोलता है, लैडर्स के बारे में बात करता है। ये तो थी लैडर वेस की बात हो गई, ठीक है, मतलब कि जो सीढ़ियां आप बनाते हुए जाते हो। लेकिन अगर आपका सीढ़ियां नहीं बनाना है, आपको सीढ़ी ही लगा देना है, ठीक है, तो एवरी लैडर यूज्ड इन माइंस शैल बी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। आपका लैडर अगर यूज होता है माइंस में तो कैसा होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे बड़ा चीज इसके लिए बोलता है कि इट्स इंक्लिनेशन शैल नॉट बी मोर देन, इट्स इंक्लिनेशन shall not be more than 80 डिग्री, ठीक है। इसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से 80 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो लेडर बना होगा ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, बिना किसी ओवरलैपिंग के, बिना किसी ब्रेक के, ठीक है। हाँ, ब्रेक में आप क्या प्रोवाइड करा सकते हो, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करा सकते हो, जिसे सॉलर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सॉलर, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करा रहे हो, जो आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हो, है ना, वो प्लेटफॉर्म किसका काम कर सकता है, सबसे पहला तो इट विल वर्क एज ब्रेक, it will be a टाइप ऑफ ब्रेक ये प्रोवाइड करा सकते हैं नॉर्मली, और कोई ब्रेक नहीं प्रोवाइड करा सकते। ब्रेक मतलब BREAK, ब्रेक, ये वाला ब्रेक मतलब टूटा हुआ बीच में, ठीक है। तो ये टूटा हुआ जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो ब्रेक बोलना चाह रहे हैं, वो शार्प लैडर में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर प्लेटफॉर्म है वो एक प्रकार के ब्रेक का काम कर सकता है, क्योंकि वहां पे वो रेस्ट करेंगे। दूसरा चीज, आपका इस प्लेटफॉर्म को किस नाम से भी जाना जाता है, क्या, सोलर, सोलर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अब आपका जब भी आप लैडर प्रोवाइड कराते हो, तो लैडर प्रोवाइड कराने का शाफ्ट में एक चीज बोलता है, ये जैसे आपने सीढ़ियां प्रोवाइड करा दी, ठीक है, तो ये सीढ़ियां आपका शाफ्ट से कम, जो शाफ्ट का माउथ है उससे कम 1 मीटर की ऊंचाई तक होने चाहिए, ठीक है, ताकि आसानी से कोई बाहर आ सके। ये ना हो कि फिर पकड़ के कुछ कुछ पकड़ के बाहर आ रहा है बेचारा, है ना, एकदम शाफ्ट के माउथ तक बस लैडर है, उसके आगे है ही नहीं, तो वो पूरा बाहर जब आ जाएगा 1 मीटर तक, तो वो आसानी से क्या करेगा, पैर बाहर निकाल के आपके इस लैडर से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये प्रोवाइड कराना है, ठीक है। ठीक है, अब ये किस केस में प्रोवाइड नहीं करा सकते हो, तो किस केस में प्रोवाइड नहीं कराने की जरूरत पड़ती है, अगर आपका ये लैडर कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसा हैंडरेल बना दिया, तो उसको पकड़ के वो इजिली बाहर आ सकता है ना। तो इस प्रकार का अगर आपने व्यवस्था किया हुआ है, तो उस केस में आपको 1 मीटर की हाइट तक प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है। आपका जितना जरूरत है, जितने में व्यक्ति पकड़कर आराम से बाहर आ सके, हैंडल्स वगैरह आपने दे दिया है, तो उस केस में आपको ये प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका हैव रंग्स स्पेशली इक्वली स्पेस्ड एंड एट अ सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल और फ्रॉम एनी टिम्बर टू इंश्योर प्रॉपर फुटहोल्ड, ठीक है। दूसरा, आपका इसमें रंग्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि इस प्रकार से आपका इसका सेफ्टी होना चाहिए, ठीक है। पर्याप्त डिस्टेंस होना चाहिए इसका, आपका शाफ्ट का जो वॉल है उससे, ताकि आराम से आप ऊपर नीचे आ जा सको, है ना, फुटहोल्ड प्रोवाइड करा सको। इसको हर वक्त एक गुड ऑर्डर में मेंटेन करके रखना है, ठीक है। एक्सेप्ट इन रेस्ट ऑफ द लोवेस्ट
in respect except in respect of the lowest 10 meters of a sinking shaft or winch, no ladder shall be placed at an inclination of more than 80 degrees from the horizontal. ठीक है, अगर आपका शाफ्ट सिंकिंग चल रहा है तो आपका नीचे का 10 मीटर छोड़ के, ठीक है, आपका जैसे मैंने बोला ना कि भाई लैडर का जो इंक्लिनेशन है कभी भी 80 डिग्री से नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं शाफ्ट बॉटम की, तो शाफ्ट बॉटम में आपका लैडर तो है नहीं, ठीक है, तो जो नीचे के 10 मीटर है, नीचे के 10 मीटर है, उसमें आप क्या कर सकते हो, लैडर को इस प्रकार से 80 डिग्री से अधिक इंक्लिनेशन पे अगर चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 75, प्रोविजन ऑफ सोलर्स, बोले तो प्लेटफॉर्म, सोलर्स को प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि भाई 9 मीटर के इंटरवल पे प्लेटफॉर्म्स वगैरह प्रोवाइड कराने का बोला गया था। ठीक है, पहले कितना बोला गया था कि भाई 9 मीटर के इंटरवल्स पर आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दीजिए। लेकिन यहाँ पे सोलर्स की या फिर प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो रेगुलेशन नंबर 73 के अनुसार आप जो भी बना रहे हो, ठीक है, जो लैडरवेज आप बना रहे हो, रेगुलेशन नंबर 73 के अनुसार जो आप लैडरवेज बना रहे हो, अगर इस लैडरवे की डिस्टेंस कितने से अधिक हो गई, अगर इस लैडर, कौन सा रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 73 का 1, इसके अनुसार आप जो लैडरवेज बना रहे हो, ठीक है, लैडरवेज बना रहे हो, अब इस लैडरवेज का इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मोर देन 30 डिग्री है। ठीक है, एंड एक तो 30 डिग्री से अधिक का इंक्लिनेशन है, दूसरा लेंथ मोर देन 20 मीटर है, तो उस केस में आपका बोलता है कि आप इसमें जो इस केस में आपको सोलर्स प्रोवाइड कराने हैं एट एन इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर से अधिक के इंटरवल पे आपको ये नहीं मतलब क्या वो बोलते हैं, इससे अधिक डिस्टेंस पर आपको सोलर्स नहीं प्रोवाइड कराने हैं। सोलर्स का जो डिस्टेंस होगा वो 15-15 मीटर की दूरी पर सोलर्स प्रोवाइड कराने हैं। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि अगर इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मोर देन 60 डिग्री है, तो उस केस में जो सोलर्स आप प्रोवाइड कराओगे 10-10 मीटर के इंटरवल पे आपको सोलर्स वगैरह प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, इफ अ मैनहोल इज प्रोवाइडेड एट एनी प्लेटफॉर्म इन एनी शाफ्ट और विंच शैल बी प्लेस्ड बिहाइंड द लैडर लीडिंग अप फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपका प्लेटफॉर्म से क्या प्रोवाइड करा सकते हो, मैनहोल प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, और लैडर के पीछे होना चाहिए मैनहोल। ठीक है, लैडर के आगे मैनहोल नहीं होना चाहिए, लैडर के पीछे मैनहोल होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति उतर के प्लेटफॉर्म में और आसानी से मैनहोल के अंदर जा सके। ठीक है, एवरी ओपनिंग इन अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड फॉर द लैंडिंग ऑफ फॉर द हैंडलिंग ऑफ टिम्बर और अदर मटेरियल क्लोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब आप प्लेटफॉर्म में जितने भी ओपनिंग्स ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ताकि टिम्बर्स को या फिर कोई भी मटेरियल को हैंडल किया जा सके, तो उन प्लेटफॉर्म्स को आपको बाकी के प्लेटफॉर्म से क्लोज करके रखना है। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति वहां पर आके फालतू का टिम्बर उम्बर हैंडल न करने लगे, पता चला कि नीचे शाफ्ट में फेंक दिया, कोई नीचे है तो हो जाए। ठीक है, इसके बाद गार्डिंग लैडर बेस। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 76, गार्डिंग लैडर बेस, रेगुलेशन नंबर 76।
अब बोलता है कि यहाँ पर आपका अगर वाइंडिंग आपने प्रोवाइड कराया है, वाइंडिंग सिस्टम आपका चल रहा है, तो उस केस में जो लैडर्स हैं उनमें चारों तरफ आपको क्या प्रोवाइड कराना है, अलग से एक सेपरेट गार्डिंग प्रोवाइड कराना है, ठीक है। जिस गार्डिंग का मेन काम होगा कि भाई आपको अलग ही सेपरेट कंपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करा देगा। लैडर्स प्रोवाइडेड बिलो एनी प्लेस और ट्रेवलिंग रोडवेज वेयर पर्सन्स आर स्टेशनड और पास शैल बी प्रोवाइडेड विथ कवर और फेंस और गार्ड, ठीक है। अब ऐसे लैडरवेज जो कि आपका कहां पे प्रोवाइड कराए गए हैं, आपका जो भी प्लेटफॉर्म है जहां पे भी वर्कर्स उतर के अपना काम पे चले जा रहे हैं, तो उसके नीचे अगर आपने सीढ़ियां प्रोवाइड कराई है तो उसमें फेंसिंग होना चाहिए, ढक्कन लगा होना चाहिए, या फिर गार्डिंग आप प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट आता है कि आपका कैरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑन लैडरवेज। लैडरवेज में क्या आप कोई भी सामान कैरी करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि अगर 45 डिग्री से ज्यादा का इंक्लिनेशन अगर आपका हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान उस पर उठाकर नहीं ले जाएगा। इन केस ऑफ कैरिंग टूल्स फॉर रिपेयर वर्क इट इज एग्जम्प्टेड, ठीक है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसे रिपेयर करने के लिए कोई पार्ट लेके जा रहा है तो बिल्कुल वो ले जा सकता है, उसको एग्जम्पशन दिया गया है, पहला 45 डिग्री वाला रूल उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता।